हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित ऐसे प्रश्नों की जो कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस इत्यादि में पूछे जा चुके हैं। उनके कुछ प्रमुख प्रश्नों को हम लोगों ने आज के सेशन में शामिल किया है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो हम सभी जानते हैं चनहुदड़ो हड़प्पा स्थल है, ठीक है। सोहगौरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगौरा कहाँ पे है? सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। और सोहगौरा पे चंद्रगुप्त मौर्य का एक अभिलेख मिलता है, सहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख मिलता है, और उस पर अकाल के समय राहत कार्य के लिए अन्नागार बनाने या अन्न भंडारण की व्यवस्था करने की बात करी गई है, ठीक है। कोटदीजी भी हम सभी जानते हैं कि यह भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्थल है, और देशलपुर भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का स्थल है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? ठीक, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी। यद्यपि इनमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे, पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। देखिए, लौकिक सभ्यता तो थे, ठीक, लेकिन इनमें जो धार्मिक तत्व हैं वो बिल्कुल वर्चस्वशाली थे। जैसे कि आप सभी देखिए कि यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। मातृ देवी की मूर्ति के साथ-साथ यहाँ पे पशुपति शिव की मूर्ति मिलती है। लिंग और योनि पूजा का साक्ष्य मिलता है। तो ये क्या थे? जो धार्मिक तत्व थे यहाँ पे बहुत ही वर्चस्वशाली थे, ठीक है। तो इस आधार पे पहला जो कथन है वह बिल्कुल गलत हो जाएगा। और दूसरा जो स्टेटमेंट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। देखिए, कपास से कौन से वस्त्र बनेंगे? कपास से बनेंगे आपके सूती वस्त्र बनेंगे या कॉटन के वस्त्र बनेंगे। और आपने पढ़ा होगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे, इन्होंने व्हीट की खेती, मतलब गेहूं की खेती, जौ की खेती और कपास की खेती ये अपने पूर्वजों अर्थात मेहरगढ़ से सीखा था, ठीक है। तो पहला तो ये फैक्ट आपको याद होगा, तो इस आधार पे आप इसे सही कर सकते हैं। दूसरा बात ये कि बहुत जगह से मोहनजोदड़ो वगैरह हो गया, लोथल वगैरह हो गया, यहाँ से सूती कपड़े का साक्ष्य मिलता है, तो इसे भी आप कवर करेंगे। तो ये दूसरा स्टेटमेंट केवल इसमें ऑप्शन सी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अगर हम आगे देखें अगले प्रश्न पे, तो निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? तो मतलब कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सिंधु सभ्यता के लोगों के बारे में सही बताते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मंदिर तो इनके बिल्कुल नहीं थे। मंदिर इनके बिल्कुल नहीं थे, हालाँकि यहाँ पे पूजा-पाठ होता था। पूजा-पाठ का साक्ष्य मिलता है, लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। अगर हम इसी के समकालीन मिस्र, मेसोपोटामिया वगैरह की सभ्यता की बात करें, तो वहाँ पे जिगुरैट्स का उल्लेख मिलता है। क्या किसका उल्लेख मिलता है? जिगुरैट्स। जिगुरैट्स जो होते थे, इनका संदर्भ मंदिरों से है, ठीक है? तो जिगुरैट्स का जो साक्ष्य मिलता है, यह मेसोपोटामिया वगैरह में तो मिलता है, लेकिन सिंधु सभ्यता में नहीं मिलता है। तो ये हमें ध्यान देना है। पहला कथन क्या है? गलत है। वे देवी-देवताओं दोनों की पूजा करते थे, सही बात है। मात्र देवी की पूजा होती थी, पशुपति शिव की पूजा होती थी, ठीक है, ये हो गया। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो घोड़े से तो इनका परिचय ही नहीं था। हालाँकि सुरकोटड़े के ऊपरी स्तर से घोड़े के कुछ अवशेषों का, जैसे कि आप समझ सकते हैं, कुछ अस्थियों का पता चलता है, जिनमें मुख्य तौर पे दाँत है। लेकिन सभी विद्वान एक रूप से सहमत नहीं हैं कि ये जो हैं वह घोड़े के ही साक्ष्य हैं। कुछ लोग इसे खच्चर और कुछ लोग गधे के दाँत भी बताते हैं। तो और दूसरी चीज़, इस समय ये युद्ध पे भी इतना बल नहीं देते थे, तो रथों का प्रयोग तो कहाँ मिला है? रथों का प्रयोग आपको हल्का-फुल्का आपको जो मिलता है, वो सनौली में मिलता है, रथों का साक्ष्य मिलता है। लेकिन घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का जो प्रयोग है, यह वैदिक सिविलाइजेशन में मिलता है, इसलिए केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है? कहने का मतलब ये है कि 4 पशु दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन-सा एक ऐसा है जो कि टेराकोटा या जो वहाँ पे मुहर पाए गए हैं, उन पे चित्रित नहीं है? तो हम सभी जानते हैं, हाथी, गैंडा और बाघ का चित्रण तो मिला हुआ है। ठीक, लेकिन जो गाय है इसका चित्रण नहीं मिलता है। और जो गाय है ये सबसे
पवित्र पशु कब बनती है? सबसे पवित्र पशु बनती है यह जो है वैदिक काल में बनती है गाय सबसे पवित्र पशु। ठीक, आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखिए जो आर डी बनर्जी हैं, के एन दीक्षित है, एम एस वत्स है, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित हैं। ठीक है, ये पुरातत्वविद हैं। और वी ए स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। चलिए 2023 के यूपीएससी प्री में जो क्वेश्चन आए हुए थे, कितने ब्लंडर क्वेश्चन आए हुए थे, कहां से पूछा गया था, उसने सिलेबस को मतलब एकदम खोल के जहां से मन किया तहां से क्वेश्चन पूछा। तो उसमें एक प्रश्न ऐसा था कि 4-5 पुरातत्वविदों के नाम दे दिया था, उसके बाद उसने ऑप्शन पूछा था कि ये किस कार्य से संबंधित है। ठीक है, तो उसमें एक कार्य पुरातत्वविद भी था, तो वो उससे संबंधित तो इस तरीके के प्रश्न पहले भी पूछे गए हुए हैं। आप देख सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन के संदर्भ में प्रश्न पूछे गए। तो ऐसे जो आप देखते हैं जब पढ़ते हैं कि इसके उत्खननकर्ता कौन है, इसका खोज किसने किया, तो वो भी जरूरी है, प्रश्न के लिहाज से पूछा जा रहा है ऐसा प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया नहीं है, महास्थानगढ़, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य का महास्थान ताम्रपत्र लेख मिलता है, नागपट्टनम नहीं है। ठीक है, ये लोथल जो है हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। ठीक, आगे चलते हैं। हालांकि लोथल के अतिरिक्त और बहुत सारे सुक्ता को, सुक्ता गेंडोर, ठीक है, बालाथल वगैरह, ठीक है, धौलावीरा, ये सब भी बंदरगाह हैं। तो केवल लोथल ही नहीं है, लेकिन लोथल से बहुत अधिक संख्या में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम अमूमन लोथल को ही याद रखते हैं, लेकिन हमें और जानना जरूरी है कि और भी बहुत सारे यहाँ पे बंदरगाह मिले हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? कहने का मतलब यह है कि लोथल किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी, माही नदी, भोगवा नदी और भीमा नदी। तो हम सभी जानते हैं लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है। तो इससे ये पता चलता है कि हमें अपनी परीक्षा की तैयारी करते समय कौन सा प्रमुख स्थल किस प्रमुख नदी के पास स्थित है, हमें यह जानना है। जैसे रावी नदी के पास कौन सा स्थल है, ठीक है, सरस्वती नदी के पास कौन सा हड़प्पन स्थल है, सिंधु नदी के पास कौन सा हड़प्पन स्थल है, ये सब हमें अपने बुक से कवर करना है, इसे पढ़ते रहना है। अगला प्रश्न है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? यूपीएससी का प्रश्न है। आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो जो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का जो साक्ष्य प्राप्त होता है धौलावीरा से प्राप्त होता है। हम सभी जानते हैं धौलावीरा के मकानों में जो चिनाई होती है वह पाषाण के खंडों से होती है, और यहाँ पे एक तरीके से एक नहर का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पे बसी थी वो कौन सी थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनसे संबंधित जो शहर हैं, जो नगर हैं, वह किन नदियों के आसपास थी? तो 4 नदियां दी हुई हैं, इनमें से कौन सी नदी नहीं है? तो हमें देखना है सिंधु, चेनाब, झेलम, ये 3 नदियां जो हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से तो संबंधित है, लेकिन जो गंगा नदी है, गंगा नदी का जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में मिलता है, और यहाँ पे केवल एक बार उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में जाके गंगा यमुना दोआब महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे पहली बार उत्तर वैदिक काल में ही गंगा यमुना दोआब की ओर आर्यों का प्रसार हुआ था। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, 1, 2 और 3। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। गैर आर्य थी सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों? क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। देखिए गैर आर्य का मतलब क्या है? आर्य सभ्यता कैसी थी? गैर आर्य का मतलब है कि ऐसी ऐसी विशेषता जो कि आर्यों में नहीं थी लेकिन सिंधु घाटी के लोगों में थी। तो आर्य कैसे थे? आर्य ग्रामीण थे, रूरल कल्चर था आर्यों का। लेकिन जबकि अगर हम जानते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, सिंधु सभ्यता इंडियन सब कॉन्टिनेंट की कैसी थी? अर्बन सभ्यता थी, पहली अर्बन सभ्यता थी। तो इस आधार पर यह गैर आर्य सभ्यता थी। यह कौन सा आधार है? यह नगरीय सभ्यता। ये ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति का पतन के विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से जो सबसे कमजोर कारण है, क्षीणतम कारण है, उसे इंगित करिए कि सबसे कम जो पतन है वह पतन के सबसे कम कारण को दिखाता है। ठीक है, सबसे कम प्रभावी है।
कम रूप से उसे माना जाता है। तो लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रहे। हम सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वह 7 बार बसा था, मतलब 7 बार वहां पे बाढ़ आया था। मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। जाहिर सी बात है, हर बार बाढ़ आएगा वहां पे बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है, बालू वगैरह आएंगे, वहां पे रेह वगैरह आएंगे, लवण बढ़ेंगे तो उर्वरता हद से ज्यादा, कई बार कम बाढ़ आता है तो बढ़ती है, लेकिन बहुत अधिक बाढ़ आने पे वहां की जो उर्वर मिट्टी होती है वो बह जाती है, ठीक है, तो इससे उर्वरता घटेगी। भूकंप के कारण सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन हुआ, जिससे जल प्लावन हुआ, तो जाहिर सी बात है भूकंप का भी साक्ष्य मिलता है, तो ये भी सही है। आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया, ये बहुत ही छीड़तम मत है। केवल एक इसका जो साक्ष्य मिलता है वह बोगस कोई अभिलेख से मिलता है। उस आधार पे कुछ लोग यह मत प्रदर्शित करते हैं कि आर्यों ने हड़प्पा संस्कृति पे आक्रमण किया था। लेकिन आप देखें, जब हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ, हड़प्पा संस्कृति का विनाश हुआ और आर्यों की जो सभ्यता शुरू होती है, उनके बीच कोई तारतम्य ही नहीं मिलता है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है, हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न के हिसाब से सही है। अगले कथन पे हम लोग आए, अगले प्रश्न पे आए, तो हड़प्पा स्थलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है? हड़प्पा वासी अपने खेतों में हल चलाते थे, बिल्कुल हल चलाते थे, हल का टेराकोटा मॉडल भी मिला हुआ है और लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। हम लोगों ने ये भी पढ़ा पढ़ा हुआ है, आपने भी पढ़ा होगा। हड़प्पा वासी अपने खेतों में बीज की छिटका बुआई करते थे। देखिए, जो रुपाई पद्धति है वो अभी शुरू हुआ, तो उस समय इतनी तकनीकी, हालांकि तकनीकी रूप से भले आगे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो चीज उनको पता रहा हो। तो छिटका बुआई ही करेंगे। और हम लोगों ने देखा है कि सरसों सरसों और चने की खेती करी गई थी, तो सरसों और चने एक वो छिटके ही इसकी खेती होती है। अगर जो गांव के होंगे तो वो समझते होंगे इस बात को कि सरसों और जो चने की बुआई होती है वो छिटके ही होती है खेतों में। तो ये भी कथन सही है। हड़प्पा स्थलों में कृषि का व्यापक प्रचलन था, ठीक है, और हड़प्पा काल में खाद्यान्न जैसी थोक मदों पर व्यापार सुस्थापित था, ठीक। तो ये भी बात सही है, थोक मदों पे, खाद्यान्न जैसी थोक मदों पे व्यापार सुस्थापित था। लेकिन जो व्यापक रूप से अनाज कब पाया जाएगा? जब व्यापक रूप से अनाज तभी पाया जाएगा जब कृषि बहुत अधिक मात्रा में होगी, और इतनी अधिक मात्रा में होगी कि इसका कृषि अधिशेष मिलेगा, और इसी कृषि अधिशेष के बल पे तो नगरों का विकास होता है। तो इसी आधार पे तो हड़प्पा नगरीय सभ्यता बनी थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिपक्व हड़प्पा शिल्प को प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? जो हड़प्पा सभ्यता है वहां पे शिल्प एक विशिष्ट, शिल्प का जो है शिल्प की एक प्रमुख विशेषता के रूप में जो मनका है, उसके संदर्भ में, निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, हमें यह बताना है। तो हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्द, हाथी दांतों, विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने हुए थे, बिल्कुल सही है। तांबे के मनके, सोने के मनके, शंखों के मनकों की हम लोगों ने बात करी है, आपने भी पढ़ा होगा। पुरातत्वविदों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है, यह भी सही बात है। कैसे पता चलेगा? वहां पे कुछ जो है कि मनके ऐसे रहे होंगे जो कि परिष्कृत नहीं थे, जो पूर्ण रूप से बन नहीं पाए थे, तो उन्हीं आधार पे तो पहचान किया जाएगा। चनहुदड़ो में औजार भट्टी तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए। चनहुदड़ो भाई मनके बनाने का कारखाना ही था चनहुदड़ो, तो जाहिर सी बात है मनका पाया जाएगा। बनावली की संरचना में बहुत सारे मनके अपरिष्कृत, अर्धपरिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो अगर यहाँ पे बनावली है तो ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगर यहीं पे चनहुदड़ो रहता ये कथन सही रहता। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? शिल्प तथ्यों में असाधारण एक रूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मुहरों, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। जाहिर सी बात है, जो इनका में मानक था, इनका जो स्टैंडर्ड था वो पूरे परिपक्व या नगरीय हड़प्पा काल में सभी जगह समान रूप से था। बाद के हड़प्पा स्थलों में उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों पर प्रयुक्त करी गई थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखिए, अब बाद का जो हड़प्पा स्थल रहा वो कैसे हो गया? वो नगरीय स्वरूप के हो गए। और जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि हड़प्पा में नगरीय स्वरूप के पतन होने का मुख्य कारण क्या था? नगरीय जो व्यवस्था थी, जो उनके संयोजन का, जो उनके बसावट का वो था, स्टैंडर्ड था, उसको फॉलो नहीं किया गया, ठीक है। जो बर्तन थे, जो मुहर थे, जो उनका स्टैंडर्ड था, आकार था, जो सभी हड़प्पा सिविलाइजेशन में व्याप्त था, उसे नहीं किया गया, ठीक है। तो ये सभी क्वालिटीज का क्षय हो जाना, इन सभी गुणों का समाप्त हो जाना ही
नगरीय हड़प्पा से ग्रामीण हड़प्पा या परिपक्व हड़प्पा से उत्तर हड़प्पा में जो है कि विभाजन का एक महत्वपूर्ण आधार है। तो इस आधार पे दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला स्टेटमेंट केवल दूसरा स्टेटमेंट गलत है और इस आधार पे केवल पहला स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, बिल्कुल सही है। इनमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम संकेत हैं, सही बात है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। देखिए लोहे का सबसे, हम सभी लोग जानते हैं कि लोहे से ये परिचित नहीं थे और लोहे का सबसे पहला परिचय जो होता है उत्तर वैदिक काल में होता है। ठीक है, तो इस आधार पे ऑप्शन सी सही है। मतलब यह ऑप्शन सी जो है कथन गलत है, इस हिसाब से ये सही है। ठीक, चलिए पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात, पत्थर की मूर्ति बनाने का सबसे आरंभिक ज्ञात उदाहरण यहाँ पे मिलता है, ये सही स्टेटमेंट है ऑप्शन जो डी है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? देखिए हम सभी जानते हैं कि जो कोटदीजी है वह मोहनजोदड़ो, जुदेड़-जोदड़ो, चहुन-जोदड़ो ये सब जो क्षेत्र हैं वो सिंध के क्षेत्र हैं, सिंध प्रांत के क्षेत्र हैं पाकिस्तान के। तो सिंध प्रांत के क्षेत्र हैं तो जाहिर-सी बात है मोहनजोदड़ो के समीप होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच 640 किलोमीटर का अंतर है, 640 किलोमीटर का अंतर है। कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है, लोथल गुजरात में पड़ता है, तो जाहिर-सी बात है कोटदीजी कहाँ होगा? मोहनजोदड़ो के समीप होगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो मेसोपोटामिया के जो साहित्य हैं या जो भी मेसोपोटामिया से जो भी साक्ष्य मिलते हैं, सिंधु घाटी के लिए या हड़प्पा के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है, हमें ये बताना है। तो दिलमुन दिलमुन बहरीन के लिए प्रयोग किया गया है, मेलुहा प्रयोग किया गया है सिंधु घाटी के लिए, मगन प्रयोग किया गया मकरान के लिए। ठीक है, तो इसका उत्तर ऑप्शन बी होगा। ठीक, तो चलिए हम लोगों ने प्रमुख प्रश्नों के बारे में चर्चा किया। ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो कि यूपीएससी में आए हुए हैं। यूपीएससी के साथ-साथ कुछ प्रमुख प्रश्न हम लोगों ने यूपी पीसीएस से उठाए हैं, बीपीएससी से उठाए हुए हैं, बिहार पीसीएस से, और इसके साथ-साथ हम लोगों ने राजस्थान पीसीएस से भी उठाए हैं। तो निश्चित तौर पे ये सेशन आपको उपयोगी लगा होगा, आपकी कुछ बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ हो गई होंगी और आपने ये भी देखा होगा कि जब हमें पढ़ाई करना है तो हमें किन चीज़ों को, किन तथ्यों को ध्यान में रख के पढ़ाई करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।